हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड कॉस्ट्स, यानी कि परिवर्तनशील अनुपात नियम तथा लागतें। सुनिए, इसमें परिवर्तनशील अनुपात नियम की तीनों अवस्थाओं को लागत के साथ ही परिभाषित किया जा सकता है। प्रथम अवस्था बढ़ते प्रतिफल का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स अथवा घटती लागत नियम, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट्स। आगे द्वितीय अवस्था स्थिर प्रतिफल का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स अथवा स्थिर लागत नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट। तृतीय अवस्था घटते प्रतिफल का नियम, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स अथवा बढ़ती लागत नियम, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट्स। परिवर्तनशील अनुपात नियम एवं लागतों के उपयुक्त तीनों संबंध में यह मान लिया गया है कि साधन एवं उत्पादित वस्तु की कीमतें स्थिर रहती हैं। अब ये देखिए, ये दो डायग्राम। पहले चित्र नंबर 1 में देखिए, फर्स्ट ये दे रखा उत्पादकता ओ बाई, तो उत्पादकता बना है, फिर ओ एक्स लाइन है। ये बढ़ते प्रतिफल देखो, ये एम पी से बढ़ रही है ए पी, पहले ए पी है फिर ए पी से एकदम एम पी में बढ़ गई। ठीक है, तो इसमें सुनिए, और दूसरा चित्र जो दे रखा है ओ एक्स और इसमें ऊपर को है, यानी कि ये घटता हुआ है, घटती लागत है एम सी से फिर ए सी में। तो इसके बारे में सुनिए। बढ़ते प्रतिफल नियम के अंतर्गत परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाने से सीमांत प्रतिफल में वृद्धि होती है, जिसके कारण औसत लागत एवं सीमांत लागत घटना आरंभ कर देती है। बढ़ते प्रतिफल तथा घटती लागतें वस्तुतः स्थिर कीमतों के अंतर्गत समान ही हैं, इसलिए बढ़ते प्रतिफल नियम को घटती लागत नियम, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट भी कहा जाता है। बढ़ते प्रतिफल नियम में जब औसत उत्पादन एपी बढ़ता है, एपी बढ़ता है, तब सीमांत उत्पादन एमपी उससे अधिक तेजी से बढ़ता है। बढ़ रहा है तो एमपी उससे अधिक बढ़ रहा है। लागत के शब्दों में जब औसत लागत एसी गिरती है, देखो, तो सीमांत लागत एमसी उससे अधिक तेजी से गिरती है। चित्र 1 और 2 में बढ़ते प्रतिफल और घटती लागत संबंधी वक्र दिखाए गए हैं। अब आता है अगला पॉइंट है घटते प्रतिफल नियम अथवा बढ़ती लागत नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स और इंक्रीजिंग कॉस्ट के अंतर्गत वक्रों की स्थिति चित्र संख्या 3 और 4 में और 5 के अनुसार होगी। सुनिए, जैसे मान लो चित्र नंबर 3 रखा है ओ एक्स। अब जो औसत सीमांत उत्पादन ये घटते प्रतिफल में है, एमपी से घटा तो फिर एपी में, और जो चित्र नंबर 4 में दे रखे हैं परिवर्तनशील साधन, ये बढ़ते हुए बढ़ती लागत में है, एसी से एमसी में बढ़ गया। फिर थर्ड है मतलब चित्र नंबर 5, मतलब स्थिर प्रतिफल अथवा स्थिर लागत नियम क्षण भर के लिए ही क्रियाशील होता है और ये बढ़ते प्रतिफल के मध्य की स्थिति है। एक है चित्र नंबर 5 और चित्र नंबर 6। अब जैसे दे रखी है ओ एक्स की लाइन, फिर ओ बाई की लाइन दे रखी है, तो ओ बाई के बीच में जैसे ए पी बराबर एम पी और इधर भी ए पी बराबर एम पी है, और इधर है ओ एक्स, इधर औसत सीमांत लागत और जो परिवर्तनशील साधन, तो इसमें ए सी बराबर एम सी है। ठीक है, आगे देखिए। अब आता है
स्कोप ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। उत्पत्ति ह्रास नियम का क्षेत्र। उत्पत्ति ह्रास नियम निम्न क्षेत्रों में लागू होता है। नंबर फर्स्ट है माइंस यानी कि खान व्यवसाय में उत्पत्ति ह्रास नियम खान व्यवसाय में निम्न प्रकार लागू होता है। नंबर फर्स्ट है फर्स्ट मेथड और एक्सटेंसिव मेथड यानी कि प्रथम रीति या विस्तृत रीति। खनिज खदान का मालिक सबसे पहले उस स्थान पर खनिजों की खुदाई करेगा जहां उसे आसानी से श्रमिक, यातायात व बाजार की सुविधा उपलब्ध हो सके। जब ऐसे स्थानों का खनिज समाप्त होता है तब वह बाजार व आबादी से दूरी की खानों की ओर बढ़ता है। इस प्रकार दूसरी खानों की उत्पादन लागत पहली खानों की उत्पादन लागत की अपेक्षा ऊंची होगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि खान व्यवसाय में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाता है। नंबर सेकंड है सेकंड मेथड और इंटेंसिव मेथड, द्वितीय रीति या गहरी रीति। कभी कभी खान का मालिक एक ही खान से अधिकाधिक खनिज प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। जब खान कम गहरी होती है तब खान के भीतर विशेष प्रयत्न नहीं करने पड़ते हैं। ज्यों-ज्यों खान गहरी होती जाती है त्यों-त्यों खान के अंदर मजदूरों के रखरखाव पर अधिक व्यय करना होता है। रखरखाव के अंतर्गत ऑक्सीजन, रोशनी, पानी, आने जाने, सुरक्षा, पोशाक, क्रेन तथा आधुनिक यंत्र आदि की व्यवस्था करना है। इन सब व्यवस्थाओं पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। जब खान के मुहाने से खनिज प्राप्त किया जा रहा था तब इस प्रकार के व्यय नहीं होते थे। परिणाम स्वरूप खनिजों की उत्पादन लागत कम बैठती थी, परंतु अब खनिजों को गहराई से निकाला जा रहा है तब उनकी उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील हो जाता है। नंबर सेकंड है फिशरीज मतलब मछली पकड़ने के व्यवसाय में। उत्पत्ति ह्रास नियम मछली पकड़ने के व्यवसाय में भी लागू होता है। नदी, तालाब व झील में ज्यों-ज्यों मछली पकड़ने के लिए जाल डाले जाते हैं त्यों-त्यों मछलियों की मात्रा में कमी आती जाती है, जिससे मछली पकड़ने की दर कम होती है और खर्चा बढ़ जाता है। मछली पकड़ने के व्यवसाय में गहरी व विस्तृत दोनों ही रीतियों को अपनाया जाता है। गहरी रीति से मछली पकड़ने का अभिप्राय यह है कि जब नदी, तालाब व समुद्री सतह पर मछलियों की संख्या कम रह जाती है तब मछुए गहराई की ओर जाने लगते हैं। गहराई में प्रवेश पाने के लिए उन्हें आधुनिक यंत्रों, उपकरणों व साजो सामान की आवश्यकता होती है, जिस पर अत्यधिक खर्च आता है। अतः सतह पर जितनी कम लागत से मछलियाँ पकड़ी जा सकती हैं उतनी कम लागत पर गहराई से नहीं। ऐसा उत्पत्ति ह्रास नियम के ही कारण हैं। मछलियों को
पकड़ने का दूसरा तरीका विस्तृत है। जब मछलियाँ नदी, झील व समुद्र के किनारे समाप्त हो जाती हैं, तब मछुआरों को नावों में बैठकर आधुनिक जालों के साथ दूर दूर तक भटकना पड़ता है, जिसमें समय, साधन और अधिक जोखिम झेलनी पड़ती है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है। परिणामस्वरूप उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील हो जाता है। नंबर 3 आता है बिल्डिंग, यानी कि मकान व दुकान बनाने में। इसमें सुनिए, भवन निर्माण में भी उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होता है। यह बात बहुमंजिली इमारतों में लागू होती है। एक मंजिल की अपेक्षा दूसरी मंजिल में और दूसरी से तीसरी मंजिल की लागत बढ़ती जाती है, क्योंकि ज़मीन से ऊपर कच्चे माल को लाने व ले जाने में अधिक श्रम व पूंजी की आवश्यकता होती है। ज्यों-ज्यों मकान की मंजिलें बढ़ाई जाती हैं, त्यों-त्यों प्रत्येक अगली मंजिल की लागत बढ़ती जाती है। यह व्याख्या उत्पत्ति ह्रास नियम के ही मंतव्य को स्पष्ट करती है। अगला नंबर 4 है इंडस्ट्रीज़, यानी कि गौर धंधों में तथा तैयार माल बनाने वाले उद्योगों में भी एक सीमा के बाद उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील हो जाता है। भले ही वैज्ञानिक आविष्कारों तथा नई नई उत्पादन तकनीकों के कारण इन व्यवसायों में उत्पत्ति ह्रास नियम कृषि की अपेक्षा देरी से लागू होता है, लेकिन लागू अवश्य होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो उद्योगों में लगातार श्रम और पूंजी की उत्तरोत्तर इकाइयाँ लगाई जाती और मनमाना उत्पादन प्राप्त कर लिया जाता और विश्व से उत्पादन की समस्या हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई होती। परंतु ऐसा नहीं होता है। स्पष्ट है कि उत्पत्ति ह्रास नियम सर्वव्यापी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।